हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें यूपीएससी प्री के जीएस 1 में पूछा गया। तो आज हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। यदि हम अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे एक हमें अनुमान लग जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार हमें अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। तो आज हम देखेंगे 2022 के क्वेश्चन को जिन्हें यूपीएससी में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इसमें एच एन संन्यास समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। ये ऑप्शन सही है क्योंकि फ्रेंड्स एच.एन. संन्यास समिति की रिपोर्ट के अनुसार ही न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 को पारित किया गया था। हमारा दूसरा ऑप्शन है भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। तो न्यायालयों के पास ये अधिकार होता है कि यदि न्यायालय की अवमानना की जा रही है तो वो किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। और तीसरा है भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि संविधान में कहीं भी नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। हमारा चौथा ऑप्शन है भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियाँ निहित हैं। तो फ्रेंड्स, संसद को अधिकार है कि वो कोई भी इसके लिए कानून बना सकती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम जानेंगे कि न्यायालय की अवमानना होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की कोई अवहेलना या उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना कहा जाता है। जो इसका अधिनियम 1971 पारित किया गया था, इसकी धारा 12 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो उसे 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन कॉरपोरेट वकील और पेटेंट वकील को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता से बाहर रखा जाता है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो पेटेंट वकील और कॉरपोरेट वकील होते हैं इनको भी अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता दी जाती है। हमारा दूसरा ऑप्शन है बार काउंसिल को कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। ये ऑप्शन सही है, बार काउंसिल चाहे तो नियम बना सकती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। और हमारा ऑप्शन सेकंड है जब संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और संयुक्त बैठक को कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 रैंकों में वर्गीकृत करता है। पहला कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि तीन ही वर्गों में वर्गीकृत किया गया है मंत्रियों को। एक कैबिनेट होता है और एक राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अनन्य शक्तियों के बारे में। पहला ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करने के लिए। ऑप्शन सेकंड है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला 1 और 3 गलत हो जाते हैं क्योंकि जो लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला ऑप्शन है कानून निर्दिष्ट करता है एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। ऑप्शन सेकंड है कानून कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले में फैसला करना होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा।
तो दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में लाया गया था। इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात करी गई है। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत ये था, यदि कोई पार्टी का सदस्य दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठने में भाग लेने की अनुमति है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का न्यायवादी अपना इस्तीफा तब देता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि भारत के न्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी संसद में भाग लेने की अनुमति होती है। वो भाग ले सकते हैं परंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात करी गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं और राष्ट्रपति जी जब चाहे महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन 2 भी गलत हो जाता है, क्योंकि उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। पारंपरिक रूप से वह परिषद के भंग होने पर इस्तीफा दे देता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यह अनिवार्य है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है।